हेलो ऑल, वेलकम टू BHS एजुकेशन। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल साइंसेस कि इन्वायरमेंटल साइंसेस एग्जैक्टली है क्या, इसमें हम किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्वायरमेंट का मतलब होता है सराउंडिंग, हमारे चारों तरफ। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक इंडिविजुअल की बात करो तो ये जहाँ रह रहा है उसके आसपास का चारों तरफ का जो भी कंडीशन है दैट इज़ कॉल्ड सराउंडिंग। ठीक है, और इन सराउंडिंग से ही बनता है वातावरण। द वर्ड इन्वायरमेंट कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड इन्वायरनियर विच मीन्स टू सराउंड। द टर्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इकोलॉजी बाय द बायोलॉजिस्ट जैकब। तो ये जो टर्म है इन्वायरमेंट, ये फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, इन्वायरनियर, जिसका मतलब होता है टू सराउंड। ठीक है, चारों तरफ। और ये टर्म इकोलॉजी में इंट्रोड्यूस किया गया था बाय अ बायोलॉजिस्ट कॉल्ड जैकब। तो जैकब ने ये टर्म दिया था इन्वायरमेंट। इकोलॉजी की बात करें हम तो इकोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ हाउ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब अब ये तो क्लियर हो गया कि चारों तरफ। ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल है उसके चारों तरफ का जो भी कंडीशन है, सिचुएशन है, दैट इज़ कॉल्ड द इन्वायरमेंट। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आसपास के वातावरण से कैसे इंटरेक्ट करता है ये हम पढ़ते हैं इकोलॉजी में। एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और उसका इंटरेक्शन इन्वायरमेंट के साथ कैसा है, दैट वी डील इन द सब्जेक्ट कॉल्ड इकोलॉजी। नाउ अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, ये आप बिल्कुल याद रखना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ईयर पूछ लेता है इसका कभी कभी। तो ये जो लॉ है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, इसके अकॉर्डिंग द इन्वायरमेंट इंक्लूड लैंड, वाटर, एयर एंड द रिलेशनशिप बिटवीन दैम एज वेल एज विद ह्यूमन एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इन्वायरमेंट में एक्चुअली चीज़ें आती हैं, लैंड, वाटर, एयर। ठीक है, एंड दिज आर द ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट, जो कि नॉन लिविंग कंपोनेंट है। और आपस में इनका रिलेशन लाइक एयर वाटर के बीच में कैसे इंटरेक्शन है, और लिथोस्फेयर लैंड के बीच में कैसे इंटरेक्शन है। तो इनका आपस में इंटरेक्शन प्लस इनका इंटरेक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, ह्यूमंस के साथ, और इन सब का आपस में एक दूसरे के साथ। आ रही है बात समझ में? इन सब का आपस में एक दूसरे के साथ कैसा इंटरेक्शन है, ये सब इन्वायरमेंट के अंदर आता है। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में यही बताया गया है कि लैंड, वाटर, एयर का आपस में रिलेशन, फिर इनका लिविंग ऑर्गेनिज्म और ह्यूमन के साथ इंटरेक्शन, एंड ऑल्सो द इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म विद इन दैमसेल्फ। लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपस में भी क्या इंटरेक्शन है, इन सब चीज़ों को हम इन्वायरमेंट में डील करते हैं। नाउ इन्वायरमेंटल साइंस इज अ इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। तो अगर हम बात करें इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट का, ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये दो सब्जेक्ट हैं। सपोज हम बायोलॉजी और केमिस्ट्री की बात करें, दिस इज़ बायोलॉजी एंड दिस इज़ केमिस्ट्री, ये दो सब्जेक्ट है। तो इन्वायरमेंटल साइंस का सब्जेक्ट जो है इट इज़ अ थर्ड सब्जेक्ट। हम ऐसा सब्जेक्ट बना रहे हैं जो इनसे लिंक्ड है। ठीक है, इनसे लिंक्ड है, जुड़ा हुआ है। सिमिलरली अगर हम इन्वायरमेंटल साइंसेस की बात करें तो ये बहुत सारे सब्जेक्ट से लिंक्ड है। फॉर एग्जांपल बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, ठीक है, फिज़िक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, तो इन सब से ये लिंक्ड है और इनके बीच में कनेक्शन फॉर्म करता है। ठीक है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड इंटरडिसिप्लिनरी। जब कई अलग अलग डिसिप्लिन को मिला करके कुछ नया फॉर्म हो रहा है, दैट इज़ इंटर, मतलब इन दोनों के बीच का, इन मिडिल। लेकिन इंट्रा एक दूसरा वर्ड आता है, इंट्रा। ठीक है, इंट्रा डिसिप्लिनरी। तो इंट्रा डिसिप्लिनरी की बात तब आती है, फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट की। ठीक है, बायोलॉजी सब्जेक्ट की, और बायोलॉजी का ही पार्ट हुआ माइक्रोबायोलॉजी या
बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, या फिर जूलॉजी, या फिर बॉटनी। आई बात समझ में? तो इंट्रा डिसिप्लिनरी का मतलब है कि द सब्जेक्ट और द डिसिप्लिन फॉल इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट और डिसिप्लिन। तो इंट्रा होगा, इंट्रा मतलब किसी के अंदर, और इंटर मतलब जुड़ा हुआ होना, लिंक्ड होना, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल साइंसेस की बात करें तो ये इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पार्ट को लिंक करता है। आ रही बात समझ में? एज अ पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट इंटरेक्ट फोकसिंग, लेकिन इसका जो मेन फोकस है वो है पॉल्यूशन पे और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन पे, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इन्वायरमेंट, वातावरण अफेक्टेड हो रहा है। सो इस अफेक्शन को हम पॉल्यूशन में डील करते हैं, और इन्वायरमेंटल साइंस बनाया इसलिए गया है कि ताकि हम पॉल्यूशन और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को डील कर सकें। सेम यहाँ पे है मल्टी डिसिप्लिनरी। द इन्वायरमेंटल स्टडीज आर मल्टी डिसिप्लिनरी, integrating various fields such as chemistry, physics, biology, agriculture, public health and engineering, ठीक है। इसका मतलब जैसा कि मैंने बताया कि इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब हुआ कि फॉर एग्जांपल दो डिफरेंट डिसिप्लिन हैं, उनको आपस में जोड़ना, लिंक करना। बट मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब ये है कि इन्वायरमेंटल साइंस में एक्चुअली ये जो लिंकेज है वो बड़े सारे डिसिप्लिन के साथ होता है, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले भी ऊपर डायग्राम बनाया था, तो बड़े सारे डिसिप्लिन के साथ होता है। आप एग्जाम्पल देख सकते हो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ और इंजीनियरिंग, ठीक है। इन सब से ये लिंक्ड है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड मल्टी डिसिप्लिनरी। इंटीग्रेटिंग मतलब इन सब से इंटीग्रेट हो करके, मिलजुल करके, जुड़ करके ये बना हुआ है, ठीक है। इट एग्जामिन्स फिजिकल फिनोमेना and their interaction with biological species in air, water and soil। तो ये बेसिकली क्या एग्जामिन करता है कि जो भी फिजिकल फिनोमेना हो रहा है आसपास चारों तरफ हमारे सराउंडिंग में, और उनका इंटरेक्शन कैसा है एयर, वाटर, सॉइल के साथ, इसको ये चेकआउट करता है, एग्जामिन करता है। द फील्ड एड्रेसेस पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डैमेज फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज़, और फोकस किस पे करता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो भी इन्वायरमेंटल डैमेजेस हैं, जो भी पॉल्यूशन है, ठीक है, उसको एड्रेस करता है। इट एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स टू इंश्योर इन्वायरमेंट आर क्लीन, सेफ, हेल्दी फॉर ह्यूमन एंड इकोसिस्टम। तो बेसिकली इन्वायरमेंटल साइंसेस में या इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में स्टैंडर्ड्स पे बात होती है कि कोई भी पॉल्यूटेंट है उसका क्या कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए हमारे इन्वायरमेंट में, सो दैट कि इन्वायरमेंट की सेफ्टी, उसकी क्लीनिटी और हेल्थ, और वो हेल्थ अफेक्ट ना करे ह्यूमन और इकोसिस्टम का, ठीक है। तो हमें बेसिकली फोकस करना होता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो भी पॉल्यूटेंट रिलीज़ हो रहे हैं इन्वायरमेंट में, उनका स्टैंडर्डाइजेशन करना, ठीक है, to make or to ensure that environment should be clean, safe, healthy for human and the ecosystem. Now next is the environment refers to the sum total of the conditions surround in space and time, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट रिफ़र करता है जो भी टोटल कंडीशन है किसी एक पर्टिकुलर स्पेस में, किसी एक पर्टिकुलर टाइम में, दैट इज़ द इन्वायरमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई इंडिविजुअल है, यहाँ रह रहा है, और इसके आसपास का जो भी कंडीशन है एक पर्टिकुलर टाइम टी पे, तो दैट इज़ इन्वायरमेंट ऑफ दैट इंडिविजुअल, ठीक है। नाउ environment comprises all the external conditions affecting the development and growth of living organism। जैसा कि मैंने कहा कि सपोज़ हम बात करते हैं कि ये एक ऑर्गेनिज्म है, इस डायग्राम में ये ऑर्गेनिज्म है,
और ये इसके आसपास का चारों तरफ का इन्वामेंट। ठीक है, अब इसका ये जो वातावरण है, इन्वामेंट जो है, उसको बड़े सारे फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये यहाँ पे आराम से रह रहा है, लेकिन कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस, सपोज़ हार्श कंडीशन हो गई, बहुत ज़्यादा सनलाइट हो गया, बहुत हीट हो गया, या फिर थंडर स्टॉर्म्स आने लगे, तो ये क्या करेगा, इस इन्वामेंट के साथ जो इसका इंटरेक्शन है, जिस तरह से वो उसका बिहेवियर है उस पर्टिकुलर इन्वामेंट में, वो चेंज हो जाएगा, बिहेवियरल चेंज हो जाएगा। अब नाउ ही विल टेक एक्शन कि वो नॉर्मली उस हैबिटेट में ऐसे ही नहीं रह सकता, इसको कुछ सेफ प्लेस ढूंढना पड़ेगा। तो मे बी ही विल चेंज इट्स इन्वामेंट, वो कहीं केव वगैरह में या कहीं शेडी प्लेसेस में जाना चाहेगा जहाँ पे वो सनलाइट या थंडर स्टॉर्म से बच सके। सो क्या हुआ कि ये ऑर्गेनिज्म है और ये इसका इन्वामेंट है, इनका इंटरेक्शन बेसिकली चेंज हो गया। ठीक है, इंटरेक्शन बेसिकली चेंज हो गया बिकॉज ऑफ द पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन। सेम वाटर कंडीशन, सपोज ये जहाँ रह रहा है वहाँ पे वाटर पॉल्यूटेड है, काफ़ी ज़्यादा उसमें पॉल्यूशन है, एंड दैट बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ पॉल्यूशन इसको कोई बीमारी हो गई। ठीक है, सो उससे भी क्या हुआ, इन्वायरमेंट के साथ इसका इंटरेक्शन चेंज हो जाएगा। सेम विद द सॉइल, सेम विद द अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सपोज यहाँ पे कोई हंटर एनिमल आ गया इसके निश में जहाँ ये रह रहा था। ठीक है, और नाउ ही विल बिहेव डिफरेंटली टूवर्ड्स द इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इंटरेक्शन चेंज हो रहा है। तो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, सो मेनी एक्सटर्नल फैक्टर विच कैन चेंज द इन्वायरमेंट। Environment comprises all external conditions affecting the development and growth of living organisms. तो बड़े सारे external conditions होते हैं which are responsible for the growth of living organism. Next is the concept of environment has evolved with the time. अब जो concept है environment का वो time के साथ हमेशा बदलता रहा है। ठीक है, in primitive ages the environment include only physical aspect of the planet, land, water, air. पहले के टाइम में सिर्फ लैंड, वाटर, एयर पे ही फोकस था इन्वायरमेंट में, लेकिन आज के सिनेरियो में चीज़ें बदल गई। अब उसमें सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस आर आल्सो इंक्लूडेड। ठीक है, फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ फॉरेस्ट। पहले तो हम फॉरेस्ट को कंजर्व करते हैं क्योंकि वो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, बट अब हम इकोनॉमिक के रिस्पेक्ट में उसको कंजर्व करने की बात करेंगे, या फिर सोशल वेलफेयर के रिस्पेक्ट में इन्वायरमेंट को कंजर्व करने की बात करेंगे। आ रही बात समझ में? या फिर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कैसा है उस बेसिस पे चीज़ें डिसाइड होती हैं। सो सिनेरियो हैज़ बीन चेंज्ड। अभी का कॉन्सेप्ट इन्वायरमेंट का बहुत डिफरेंट हो गया है कंपैरेटिव टू जब ये ओरिजिनेट हुआ था। द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ प्लैनेट लाइक लैंड, वाटर, एयर सपोर्ट एंड अफेक्ट लाइफ ऑन अर्थ। ये तो हमें पता है कि जो भी फिजिकल कंपोनेंट ऑफ प्लैनेट है वो अर्थ पे लाइफ को सस्टेन होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो ये 3 क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो बहुत सारी चीज़ों का जवाब हमें मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज़ सराउंडेड, क्या सराउंड किया गया है, बाय व्हाट सराउंडेड, किसके द्वारा सराउंडेड है, एंड वेयर सराउंडेड, कहाँ सराउंडेड है। तो अगर हम इनकी बात करें तो हम बता सकते हैं कि किस टाइप का इन्वायरमेंटल हैबिटेट है किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के रिस्पेक्ट में। फॉर एग्जांपल, इसके लिए इन्वायरमेंट अलग होगा, इसके लिए इन्वायरमेंट अलग होगा। ठीक है, क्योंकि ये वाटर से सराउंडेड है, क्योंकि ये एयर से सराउंडेड है और ये लैंड पर रह रहा है। तो वी गेट एन आइडिया, अगर हम ये 3 क्वेश्चंस पूछें किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में, तो हमें आइडिया लगता है कि वो किस तरह के इन्वायरमेंट में रह रहा होगा। ओके, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ इन्वायरमेंट। तो अकॉर्डिंग टू बोरिंग, इन्होंने कहा था कि इन्वायरमेंट जो है वो टोटल सिचुएशन है जो भी एक पर्सन अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, और लाइफ में एक्सपीरियंस करना मतलब कॉन्सेप्शन से लेके डेथ तक, जब तक वो कंसीव हुआ है
वोम में, मदर के वोम में, जब से वो कंसीव हुआ है टू टिल द डेथ, वो जो भी सिचुएशन एक्सपीरियंस कर रहा है वो क्या होगा, उसका इन्वॉल्वमेंट होगा। एंड दैट कैन बी एनीथिंग, दैट कुड बी एनीथिंग, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, मेंटल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल, मोरल एंड इमोशनल फोर्सेस, एनीथिंग। तो ये इनके अकॉर्डिंग की इन्वॉल्वमेंट कुछ भी, कोई भी चीज़ होएगी जो वो एक्सपीरियंस करता है अपने होल लाइफ स्पेन में। ठीक है। नाउ इनके द्वारा डोलाक्स और होलैंड ने भी इन्वॉल्वमेंट को डिफाइन किया है। इनके अकॉर्डिंग द इन्वॉल्वमेंट इंक्लूड ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, जैसा कि एक्सटर्नल फोर्सेस की हमने बात करी कि हाउ इट द current environment get affected by external forces. तो environment include all the external forces, influences and condition that affect the life, nature, behavior, growth, development and maturity of living organisms. ठीक है, सारे एक्सटर्नल कंडीशंस जो कि इन्फ्लुएंस करें या अफेक्ट करें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के इन बिहेवियर्स को, इन प्रॉपर्टीज़ को, जैसे कि उनका लाइफ, नेचर, बिहेवियर, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एवरीथिंग। तो इन्होंने इन्वायरमेंट को इस तरह से डिफाइन किया। अब हम अगर बात करें स्कोप ऑफ द इन्वायरमेंटल स्टडीज़, तो ब्रॉड वे में स्कोप है कि इन्वायरमेंट इन्वायरमेंटल स्टडीज़ हमें हेल्प करता है नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए, जो भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्स है इन द फॉर्म ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर के फॉर्म में, जो भी रिसोर्स है उसको कंजर्व करने में। इकोलॉजिकल एक्सपेक्ट बताता है, लाइक जो भी हमारी बायोडाइवर्सिटी है, फ्लोरा फोना है, उनका हमारे इन कंपोनेंट के साथ कैसा इंटरेक्शन है, ठीक है, और उनका आपस में क्या इंटरेक्शन है उस पर बात करने में। तो बेसिकली इकोलॉजिकल एक्सपेक्ट पे हमें फोकस करता है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, चूँकि ह्यूमन इंटरफेरेंस बढ़ गया है ओवर द टाइम, और जैसे जैसे हम डेवलप कर रहे हैं उस तरह से हम इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ आवर एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हम इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं, जिसको की टर्म दिया गया है पॉल्यूशन। तो इन्वायरमेंट स्टडीज़ आज के टाइम में इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज वी हैव टू डील विथ पॉल्यूशन इन दिस सब्जेक्ट। ठीक है, कि जो भी ह्यूमन कॉज की वजह से इंटरफेरेंस आया है या इन्फ्लुएंस आया है इन्वायरमेंट में, हमें उससे डील करना है। तो पॉल्यूशन कंट्रोल इज़ द मेजर एंड ब्रॉड टॉपिक इन दिस environmental studies or environmental sciences. नेक्स्ट इज़ द सोशल इशूज़ रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट। जो भी सोशल इशूज़ हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ठीक है, उन पे बात करेंगे। नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ऑन द इन्वायरमेंट। जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रहा है उस तरह से इन्वायरमेंट पे क्या चेंजेस देखने मिल सकते हैं हमें या मिल रहे हैं, दैट वी हैव टू डील विथ इन द सब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट की। तो इन्वायरमेंट को ब्रॉडली दो कंपोनेंट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ब्रॉडली दो कंपोनेंट में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक component deals with the living component, whereas abiotic components deal with non-living component. तो बायोटिक में अगर हम आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि प्रोड्यूसर्स की बात होती है, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स की बात होती है। प्रोड्यूसर्स बेसिकली क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास स्पेसिफिक पिगमेंट प्रेजेंट होता है उनके सेल में, और स्पेसिफिक ऑर्गेनेल होता है, दैट इज़ द क्लोरोप्लास्ट इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। और ये एबायोटिक कंपोनेंट जैसे कि वाटर, सनलाइट और CO2 गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है, इनका यूज़ करके ये क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनेल में, क्लोरोप्लास्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे, ठीक है, और प्रोड्यूस करते हैं फूड C6H12O6 ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज।
तो बेसिकली प्रोड्यूसर्स मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बना सकें, they are called as producers, and producers are the source of food to consumers. डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंज्यूमर को ये अपना स्टोर्ड फूड देते हैं एंड कंज्यूमर फीड ऑन दैम, और वो इन्हें कंज्यूम करते हैं अपने फूड रिक्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है. दैट कुड बी हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, टॉप कार्निवोर्स, वो आगे आप देखोगे फूड चेन वगैरह में. अगर हम बात करें नेक्स्ट डिकम्पोजर्स की, तो डिकम्पोजर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बेसिकली डेड और डीके पे फीड ऑन करते हैं, उनको यूटिलाइज करते हैं और न्यूट्रिएंट अपना भी एनर्जी लेते हैं, प्लस जो भी न्यूट्रिएंट है जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है, उसको वो इन्वायरमेंट में वापस रिलीज़ करते हैं. अगर हम एबायोटिक कंपोनेंट की बात करें तो एटमॉस्फेयर इज़ द मेजर कंपोनेंट, जहाँ पे सारे गैसेस एंड द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है. हाइड्रोस्फेयर इज़ द वाटर सोर्स, सारे के सारे वाटर बॉडीज इसमें आ जाएंगे. लिथोस्फेयर इज़ द लैंड और मिनरल्स वगैरह का सोर्स है फॉर द प्रोड्यूसर्स. क्लाइमेटिक फैक्टर, अलग अलग फैक्टर्स भी होते हैं जो कि इन्वायरमेंट में इम्पॉर्टेंट हैं. फॉर एग्जांपल द सनलाइट, ठीक है, टेम्परेचर, दिस ऑल थिंग्स. तो बायोटिक कंपोनेंट बेसिकली लिविंग फैक्टर्स होते हैं. दिस इंक्लूड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट द ऑर्गेनिजम्स इन द इन्वायरमेंट, ठीक है. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है इन्वायरमेंट को. हमने बात की प्रोड्यूसर्स की. प्रोड्यूसर्स आर बेसिकली प्लांट, एल्गी या फिर कुछ बैक्टीरिया जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. और अगर बैक्टीरिया स्पेसिफिक बात करें तो हम उन्हें कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गीज, BGS, ठीक है, या फिर इनको कहते हैं साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया. दिस आर द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, बाकी ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं. तो ये अपना खाना खुद बनाते हैं. बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोड्यूसर इज दिस. नेक्स्ट इज कंज्यूमर. कंज्यूमर कुड बी हर्बीवोर्स, कार्निवोर, ओमनीवोर्स, ये आपने पढ़ा ही होगा अपने पहले क्लासेस में. तो ये डिपेंड होते हैं फूड के लिए ऑन प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. नेक्स्ट इज डिकम्पोजर्स. डिकम्पोजर्स आर द ग्रुप ऑफ फंजाई एंड बैक्टीरिया. बेसिकली दे आर कॉल्ड डेट्राइटिवोर्स. ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं डेड ऑर्गेनिजम्स और डीके मैटर और रिसाइकल करते हैं न्यूट्रिएंट. दे रिलीज न्यूट्रिएंट बैक टू द इन्वायरमेंट. दूसरा कंपोनेंट है एबायोटिक कंपोनेंट. एज वी नो इट इज़ द नॉन लिविंग फैक्टर्स. ये बेसिकली केमिकल और फिजिकल और केमिकल एलिमेंट होते हैं इन्वायरमेंट के. एटमॉस्फेयर हमें पता है, जहाँ सारे गैसेस इसेंशियल लाइफ के लिए जो भी इसेंशियल गैसेस हैं, दे आर ऑल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. नेक्स्ट इज हाइड्रोस्फेयर. वाटर इन ओशन, रिवर, लेक, ग्राउंड वाटर, सब कुछ आ जाएंगे इसमें. और ये क्या करते हैं, लाइफ को सपोर्ट करते हैं, एक्वेटिक लाइफ को सपोर्ट करते हैं. वाटर नहीं होएगा तो एक्वेटिक लाइफ नहीं होगा. सो ये एक्वेटिक लाइफ को सपोर्ट करते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं. वो आप आगे पढ़ोगे एटमॉस्फेरिक में कि किस तरह से ये वाटर इन्फ्लुएंस करता है क्लाइमेटिक फैक्टर्स को. नेक्स्ट इज लिथोस्फेयर, जहाँ पे सॉयल, रॉक, मिनरल्स पाए जाते हैं और ये हैबिटेट प्रोवाइड करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को और सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करता है, ठीक है. नेक्स्ट इज क्लाइमेटिक फैक्टर. क्लाइमेटिक फैक्टर कुड बी टेम्परेचर, सनलाइट, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, विंड पैटर्न, जो कि शेप करता है इन्वायरमेंट के रेगुलेशन में, ठीक है, शेप करता है इन्वायरमेंटल रेगुलेशन को. तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं. आगे का जो भी होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. सो थैंक यू so much to all.